गाइस इस चैट के अंदर लाइक फील फ्री, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज जो है यू कैन आस्क। मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला था? रविंद्र। सो यार रविंद्र, यू नो मोटिवेशन आपके जो है दो तरीके से आते हैं। ओके, एक तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है एंड द सेकेंड वन इज द इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब कि जो अपन जैसे टॉपर्स के वीडियोस और टॉक्स वगैरह ये सब देखते करते हैं, मुझे कभी कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं था। मैंने कभी कोई टॉपर्स टॉक और ये सब देखी नहीं थी, हमारे टाइम पे होती भी नहीं थी ये सब। बहुत पहले जो है कोई कंपटीशन सक्सेस रिव्यू सीएसआर जरूर आती थी जिसके अंदर टॉपर्स के इंटरव्यूज होते थे, मगर दैट नेवर सर्व्ड एज यू नो अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज यू नो दैट दिस मोटिवेशन, इस तरह का जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है ये सिर्फ आपका यू नो इट्स लाइक क्षणिक, सिर्फ कुछ समय के लिए ही आपका रह सकता है। जो रियल मोटिवेशन है दैट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड एंड दैट कैन ओनली कम when you know you care about the journey more than you care about the outcome. Okay, so for instance in my case मेरे को ना पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था, so I really used to enjoy whatever I was studying. मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, हिस्ट्री लिया था, जीएस, ये सब मेरे को पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था, तो दैट वाज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। नेक्स्ट है रविंद्र ने पूछा है स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? भाई वेरी सिंपल रविंद्र, स्टडी में कंसिस्टेंसी आपकी तभी बन सकती है जब आप स्टडी को एंजॉय करोगे। ओके, सो फॉर इंस्टेंस यू नो लाइक अपन लोगों को कोहली या सचिन आज की तारीख में देखते हैं, ओके, बट ओवर द इयर्स आप ये देखो आज जहाँ पे कोहली है उसके पीछे ओवर द इयर्स उसकी जो कंसिस्टेंसी, ओवर द इयर्स सिंपली उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, उसे अपनी फिटनेस मेंटेन करना अच्छा लगता था, राइट? दैट वाज द सोर्स ऑफ हिज कंसिस्टेंसी। मतलब उसने कभी नहीं सोचा कि वन डे आई एम गोइंग टू स्कोर दीस मेनी रन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो इफ यू वांट टू रिमेन कंसिस्टेंट यू शुड ऑलवेज एंजॉय द जर्नी। आपको जो चीज आप कर रहे हो वो चीज अच्छी लगनी चाहिए। आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है तो एक दिन आप बजाते बजाते ऑटोमेटिकली अच्छे गिटारिस्ट बन जाओगे। इनफैक्ट द रिजल्ट विल मैटर लेस। सो इन माय केस मेरे को पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए मेरी स्टडी के अंदर कंसिस्टेंसी बनी रही थी। इनफैक्ट जैसे आई विल टेल यू, मैंने तो हांगकांग से मैं जॉब छोड़कर आया था 2011 में। मैंने हांगकांग का जॉब छोड़ा था। जिस समय छोड़ा था ऑब्वियसली यू नो लाइक करोड़ का वो जॉब था। जब मैंने छोड़ा था मेरे मन में जरा सा भी डाउट नहीं था, जरा सा भी कोई भी सेल्फ डाउट नहीं था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बिकॉज आई न्यू मेरे को यही करना है। बट यू नो उसके बाद मैं इंडिया आया, इंडिया आके पढ़ने लग गया, मेंस का एग्जाम दे दिया। मेंस का एग्जाम देने के बाद कुछ टाइम के लिए खाली होते हैं, तब जाके मैंने लाइक यू नो सितंबर 11 में जॉब छोड़ा था, दिसंबर 2012 के अंदर पहला मेंस था। उसके बाद जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे मैंने क्या किया जब मैं खाली बैठा कुछ टाइम के लिए। ओके, सो स्टडी में कंसिस्टेंसी आपकी तभी आएगी जब आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। एक और चीज़ आपको करनी चाहिए कि ना थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको चेंज करते रहना चाहिए। सो ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, ओके, बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस एंड ऑल ऑफ अस नीड चेंज एंड वेराइटी। खाना भी आप कितना ही डिलीशियस खाना हो, आप रोज यदि वही खाना खाओगे खाते रहोगे तो ज़्यादा टाइम तक खा नहीं पाओगे। सेम थिंग इज स्टडीज़ कि आपको जैसे 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, 2 घंटा दूसरा पढ़ लिया, 2 घंटा तीसरा पढ़ लिया एंड सो ऑन। सो इस तरीके से थोड़ा वेराइटी बना के चलोगे एंड डेली पढ़ते रहोगे, इसलिए फुल टाइम जॉब। सो ऑटोमेटिकली ओवर द टाइम पीरियड थिंग्स विल हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नी के बारे में कुछ पता है? जर्नी के बारे में तो मैं ये बता ही चुका हूँ। इनफैक्ट जर्नी के बारे में तो यार सबको इतना कुछ पता है कि अभी तो क्या ही रिपीट करेंगे। उसका मोहम्मद पूछ रहे हैं, हाय सर, सभी रिसोर्सेज तो बताते हैं लेकिन पढ़ना कैसे है, कैसे रिटेन करना है, साइमल्टेनियस 2 और मोर सब्जेक्ट्स कैसे कर रहे थे सर, लर्निंग और रिवीजन। देखो इसके अंदर मोहम्मद ना आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ओके, वो होती है कि खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाना। ओके, जब अपन कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, अपन कोई चीज पढ़ते हैं जैसे किताब में कुछ लिखा हुआ है, वो चीज आपने पढ़ी, थोड़े टाइम के लिए यहाँ जाएगी, थोड़े टाइम के लिए यहाँ रिटेन होगी, उसके बाद में छूट जाएगी। ओके, लेकिन यदि जो चीज आप पढ़ रहे हो, अपन क्या करते हैं कई बार उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने से भी उतना आपका रिटेंशन, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी।
सही मायनों में इंटरनलाइजेशन कब होता है, जब आप वो चीज़ जो पढ़ रहे होते हो उसको आप दिमाग में घुसाते हो, उसके बाद में अपने शब्दों के अंदर उस चीज़ को जब लिखते हो तो सही मायनों में आप उस चीज़ को इंटरनलाइज करते हो। ओके, तो आपने जो पूछा ना कि कैसे रिटेन करना है, रिटेन करने का मेरे को सबसे सही तरीका यही लगता है कि कोई भी चीज़ हो उसे अपने वर्ड्स के अंदर आप लिखो। इनिशियली उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ऑफ कोर्स, ओके, क्योंकि आप लिखोगे, इट्स अ स्लो प्रोसेस, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप देखोगे एक बार जब आपके नोट्स हो जाते हैं उसके बाद में रिवीजन आपका इतना क्विक होता चला जाएगा। लाइक आई विल टेल यू कि मैं तो एग्जाम देने से पहले मैंने कम से कम 10-15 बार मेरा पूरा की पूरा सिलेबस, पूरा की पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया था, मेरे सारे के सारे नोट्स रिवाइज कर लिए थे। क्यों? क्योंकि नोट्स बनाने में इनिशियली ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप उसको रिवाइज करने लग जाओगे तो एवरी सक्सेसिव इटरेशन का टाइम कंडेंस होता चला जाएगा और चीज आपकी इतनी इंटरनलाइज हो जाती है। यू नो, एग्जाम के अंदर हमारा जो सेकेंड अटेम्प्ट था उस वाले के अंदर ये बुकलेट्स आने लगी थी और इतना सारा लिखना होता था। ओके, एग्जाम के अंदर आपको यदि सोचो कि मैं पहले सोचता हूँ आराम से, यदि चीजें आपने इंटरनलाइज नहीं की होगी, ओके, तो आप कभी इतना सोच के इतने क्वालिटी आंसर्स लिख ही नहीं पाओगे। फिर आपका हमेशा वही रहेगा, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाला ट्रेड ऑफ रहेगा कि या तो आप अच्छे आंसर्स लिखोगे तो कम लिख पाओगे और ज्यादा लिखोगे तो खराब लिख पाओगे। लेकिन यदि आपने खुद के नोट्स बनाए तो आपकी सारी की सारी चीजें इधर जो है रिटेन हो जाएंगी, क्योंकि ले दे के ना यार यूपीएससी के अंदर सवाल वही रहते हैं, टॉपिक्स वही रहते हैं, सवाल मोरलेस वही रहते हैं। आप देखोगे पिछले 5-6 साल के भी पेपर उठा के देखोगे तो सवाल काइंड ऑफ रिपीट ही होते हैं मेंस के। ओके, जस्ट उसको पूछने का नजरिया अलग अलग होता रहता है, कोई भी चीज है उसके पॉइंट्स वही 8-10 होते हैं, उनको जस्ट आपको अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो यदि आपने कोई भी चीज अपने वर्ड्स के अंदर नोट्स बनाए हुए और उनको रिवाइज किया हुआ है तो दिस थिंग विल बिकम वेरी वेरी इजी। देवेंद्र, थैंक यू। उसके बाद में मोहम्मद पूछ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट स्टैंडर्ड बुक समझ नहीं आया तो कैसे समझते थे आप? यार, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, जो अच्छी बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, अच्छी बुक है, वो आपको हमेशा समझ में आएगी। मतलब वो लिखी ही एकदम बिगिनर्स के लिए होती है, उसका अधिकतर पोर्शन आपके समझ में आएगा। ओके, सो फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री के अंदर यार हम लोगों के टाइम पे बिपिन चंद्र होती थी, और थोड़ा किसी को डीप जाना है तो शेखर बंदोपाध्याय होती थी, विच आर स्टिल लाइक यू नो वेरी वेरी गुड बुक्स। पॉलिटी के लिए देयर यूज्ड टू बी डीडी बासु, आजकल लक्ष्मीकांत चलती है। इकोनॉमिक्स के लिए कोई अच्छी बुक नहीं थी, इकोनॉमिक्स के लिए मतलब मैंने खुद ने ही मेरी बुक लिखी इसलिए। एंड ज्योग्राफी के लिए कोशिलोंग हुआ करती थी। दीज वर वेरी वेरी गुड बुक्स। ऑब्वियसली इसका 100% किसी को समझ में नहीं आ सकता, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है पोर्शन, वो आप किसी और से डिस्कस कर सकते हो, किसी और से पूछ सकते हो। आजकल तो यार गूगल इतना हो गया, यूट्यूब वीडियोस हो गए हैं, दुनिया जहान का इंटरनेट है, ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। और इसमें भी क्या है कि ना, आई मीन ये तो क्या स्टैंडर्ड बुक्स का, इसके अदर देन दैट न्यूज़पेपर्स होते हैं। न्यूज़पेपर्स में आज भी यार मतलब मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अभी भी पढ़ता हूँ, जो यूपीएससी टाइम के पढ़ा करता था। ओके, अब तो इसलिए क्योंकि यार इकोनॉमिक्स की बुक लिखी है तो उसको अपडेट करने के लिए क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, ये सब पढ़ना जरूरी होता है, बट स्टिल लाइक यू नो वेरी एंटाइसिंग। ओके, तो अब लेकिन क्या होता है कि आई मीन रीड दीज 2 न्यूज़पेपर्स बट डोंट रिलाई एंटायरली ऑन देम, बिकॉज न्यूज़पेपर तो इसलिए नहीं छाप रहा न्यूज़पेपर क्योंकि आपको उससे एग्जाम की तैयारी करनी है। ओके, वो इसलिए छाप रहे हैं क्योंकि उसके रीडर्स को पढ़ना। तो वो आपको मान लो कोई इशू चल रहा होता है, उसका जस्ट एक स्नैपशॉट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस इन टाइम, कोई एक पर्टिकुलर व्यू वो आपको देगा उस आर्टिकल के अंदर। अब आपको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, आपको कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है, देन आपको उसे इंटरनेट पे गूगल करके और ये करके आपको पढ़ना चाहिए। दैट विल यू नो, जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर 5-6 आर्टिकल्स पढ़ोगे और फिर उनको अपने शब्दों के अंदर कंडेंस करके लिखोगे, नॉट द एंटायर आर्टिकल बट जो काम काम के पोर्शन है, यू नो, व्हिच बिल्ड्स द एंटायर स्टोरी, तो क्या होगा आपके पास में किसी भी टॉपिक को लेके आपका एक पूरा नोट बन जाएगा। ओके, फॉर इंस्टेंस यू नो आज की तारीख में सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, आपके हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, इसराइल ने गाजा के ऊपर अटैक किया, फिर वो वॉर स्प्रेड होते होते जो है आज ये कल ईरान ने इसराइल के ऊपर कर दिया। भगवान जाने इसराइल क्या करे, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट और गिर रहे हैं, जो है इंडिया का भी, राइट। तो बट ये जो चीजें, राइट, अब ये जो पूरा इश्यू चल रहा है पिछले साल भर से चल रहा है, साल भर में आपको कोई एक सिंगल आर्टिकल नहीं मिलेगा क्योंकि इस पूरे इश्यू की एंटायरिटी समझाते हैं आप। ओके, बट जब एग्जाम पेपर आएगा उस समय तो आपको पूरे इश्यू की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो कब होगी?
जब ओवर द ईयर ओवर द एंटायर डेज आप अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ते रहोगे, कुछ फैक्चुअल आर्टिकल्स होंगे जो बताएंगे कि क्या हो रहा है, कुछ एनालिटिकल होंगे जो बताएंगे कि इजराइल ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हमास ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इजराइल लेबनान के अंदर घुस के क्यों मार रहा है, ईरान ने क्यों मारा है इजराइल के ऊपर, राइट, ऑल दिस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रेड के ऊपर, ये सारी की सारी चीजें जो है जो एनालिटिकल आर्टिकल्स होंगे, जब आप ओवर द पीरियड उनको पढ़ने लग जाओगे एंड देन इस सबको यू वीव टुगेदर इन अ स्टोरी, वो आपके नोट्स में बनेंगे। देन जब एग्जाम के अंदर आएगा, मान लो इस टॉपिक का कोई भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट आ जाता है, देन यू विल बी वेरी easily be able to answer that question. Okay, I mean if you want to see a demo, obviously आज के करंट अफेयर्स का नहीं, मगर आप मेरे जो नोट्स हैं ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि उस समय जो चल रहा था उसके मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे। उस समय सीरिया वॉर चल रहा था और भगवान जाने उस टाइम पे तो क्या क्या चल रहा था, तो उनके मैंने नोट्स बनाए थे। अगेन दीज वर इश्यूज जो कि दे वर डेवलपिंग ओवर मंथ्स एंड ईयर्स। ओके, बट पढ़ के कंटिन्यूसली नोट्स को एडिट करके लिख के आई फाउंड अ सिंगल स्टोरी फ्रॉम देम। जब क्वेश्चन आता है तो उसके किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आएगा, रेलिवेंट चीजें आप तुरंत लिख दोगे। ओके, सो ये चीज है। पढ़ाई में दर्द क्यों होता है? दर्द किसको होता है भाई? पढ़ाई में कोई दर्द नहीं होता, आपको अच्छी लगेगी तो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सीसैट की स्ट्रेटेजी कैसी रही थी? सो रविंद्र, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। मेरा सीसैट बहुत अच्छा था यार, मैंने इंजीनियरिंग की थी आईआईटी से, आपके ना, फिर मैंने कैट भी किया था। ओके, और दुनिया में आपके दो तरह के लोग होते हैं, देखो, एक वो होते हैं जो कि कैट आसानी से निकाल लेते हैं, फिर आगे इंटरव्यू वगैरह में फंस जाते हैं। दूसरे होते हैं जिनसे कैट नहीं निकलता लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचा दो आप तो आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो मैं पहली कैटेगरी में बिलोंग करता था कि आप रात के 12 बजे मुझे उठा के कैट का पेपर दे दोगे तो मैं जो है कर देता था, क्योंकि ये देखिए कैट के अंदर क्या आता था, आपकी 10वीं क्लास तक की मैथ्स आती है, बेसिक लॉजिक आती है और अंग्रेजी आती है। तो जस्ट इंग्लिश का प्रिपेयर करता था मैं, और ये सीसेट वाला पेपर तो देखो आराम से निकला था। Having said that, I am not. That is why I am not the best person to answer this question, क्योंकि मैंने सीसेट के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी। बट अब का मैं इस साल वाला सीसेट मैंने देखा था, डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल था एंड कैट लेवल टाइप्स का था, तो तैयारी तो प्रॉपर करनी चाहिए। इवन लाइक आप इस तरह के क्वेश्चंस पहले से भी आंसर करते हुए आए हैं तो भी यू शुड लाइक डेफिनेटली डिवोट सम टाइम टू स्टडी फॉर प्रैक्टिस फॉर सीसेट। सलोनी पूछ रही है आगे, सर आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें? आंसर राइटिंग स्टार्ट आइडियली आपको ये करनी चाहिए कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ लो, ओके, तो आपको तुरंत उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। आई मीन नेवर लाइक रिमेन इन दिस थिंग कि बहुत पहले मैं सारी ये तैयारी कर लूँ, वो तैयारी कर लूँ, वो तैयारी कर लूँ, वो तैयारी कर लूँ, सारी की सारी चीज़ों की मैं तैयारी कर लूँ, उसके बाद में जाके आंसर लिखूँ। क्योंकि क्या होता है सलोनी, दिस इज जस्ट लाइक अपने को एक तो भय होता है, भय ऑफ अननोन, कि पता नहीं क्वेश्चन होगा, क्वेश्चंस अभी तक मैंने फेस नहीं किए हैं, मैं पहला क्वेश्चन अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ओके, ये फियर ऑफ अननोन होता है। तो अपन क्या होता है कि इसे डिले करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि जब आप एक्चुअल में आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइटिंग भी किसकी, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं उनकी जब आप करोगे, देन यू विल रियलाइज कि आप कितने पानी में हो। ऑब्वियसली पहली बार में किसी के जो अच्छे आंसर्स नहीं होंगे करेंगे, बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन ओनली आप जो है सही डायरेक्शन में चलोगे, उस लेवल तक पहुंचोगे। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है यूपीएससी के अंदर, भले एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट ना हो मगर पैटर्न्स, डिफिकल्टी लेवल हमेशा वही की वही रहते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो यदि आप पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन इजीली आंसर कर पा रही हो तो ऑब्वियसली आप इस साल के क्वेश्चन भी आराम से आंसर करोगे। और यदि आपको पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हो तो मोर लाइकली देन नॉट आप इस साल के भी क्वेश्चंस आराम से आंसर नहीं कर पाओगे। ओके, सो दैट इज वाई जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं उनको ऑब्वियसली लाइक उनको हमेशा लाइक ट्रीट दैट एज एक होता है ना, आप जैसे कोई नेविगेशन के टर्म्स में आप देखो कोई शिप होता है तो एक वो लाइट हाउस होता है या नॉर्थ स्टार होता है, ओके, जिसको आपको नॉर्थ बताता रहता है। तो ट्रीट दिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एज नॉर्थ स्टार, जो आपको हमेशा जो है सही डायरेक्शन दिखाएंगे और आपको उस लेवल तक पहुंचना है। रजनीश, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, वेरी गुड, कीप ऑन एंजॉयिंग इट।
रविंद्र पूछ रहा है आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी रही थी? मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी भाई। 2 कंपोनेंट थे उसके। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने वर्ड से मेरे नोट्स बनाता था और मेरे नोट्स सारे ऑनलाइन मेरे ब्लॉग पर हैं। आप लोग जो है बेसिक सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे आप देख सकते हो। ओके, दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो एक बार जब खुद के वर्ड से नोट्स बन जाते हैं उसके बाद में तो यार चीज़ें इतनी रिवीजन के लिए आसान हो जाती है। मैंने 10-15 बार पूरा कोर्स ही रिवाइज कर लिया था। सेकेंड चीज़ थी कि मैं, जैसे मेरे पापा मेरी बड़ी हेल्प किया करते थे। पापा मेरे जो है लेके बैठते थे और मैं पापा को सुनाता रहता था, हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो दैट रियली हेल्प मी इन रिवीजन। उसके बाद में रजनीश बोल रहे हैं पढ़ना अच्छा लगता है बट प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन इज डिफरेंट। रजनीश, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं ना, राइट, आई मीन दीज आर, इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो आपका किसी से कंपटीशन है ही नहीं। आपका सिर्फ अपने आप से कंपटीशन रहता है। देखो, आप किसी और के बारे में सोचोगे तो यू विल एंड अप नोवेयर। ओके, आपको तो सिर्फ अपने आप को जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनके लेवल तक ले जाना है। ओके, आई विल टेल यू। अब जैसे मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा था, इकोनॉमिक्स मेरा बेसिक सब्जेक्ट था, राइट। मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स भी आए थे सारे के, मतलब नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अंदर हाईएस्ट थे वो, बल्कि अक्रॉस ऑल ऑप्शनल्स जो है इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे। दैट इज वाई मेरी रैंक 1 आई थी उस टाइम। बट क्या है कि जब मैंने पहली बार इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे तो मेरे को हवा भी नहीं लगी कि अरे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अभी क्वेश्चंस इस तरह से होते थे कि स्पेशल जो क्लासिकल थ्योरी है, ओके, कि जो जनरल थ्योरी थी कीन्स की, दैट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, राइट। आई मीन मेरे को जनरल थ्योरी कीन्स की पता थी, मेरे को क्लासिकल थ्योरी पता थी, बट मेरे को हवा ही नहीं लग पाई कि कैसे जो है जनरल थ्योरी के क्लासिकल थ्योरी का स्पेशल केस। ओके, मिल्टन फ्राइडमैन की कोई कोट रहती थी और भगवान जाने क्या क्या रहता था। ओके, पहली बार में तो मेरे समझ ही नहीं आते थे क्वेश्चंस। पहले इटरेशन में मैं सिर्फ जो इकोनॉमिक्स के मॉडल्स हैं, जो इकोनॉमिक्स की थियरीज हैं, वो समझ पाता था। धीरे 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 जब मैं उनको और पढ़ने लगा और एक्सप्लोर करने लगा, तब मेरे को समझ में आने लगा कि अच्छा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो सारे के सारे ग्राफ्स और वो सब प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आफ्टर 3-4 अटेम्प्ट्स मैं इस लेवल पे पहुंच पाया कि मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ। और जब मैंने वो आंसर किए, ऑब्वियसली मेरा लेवल यूपीएससी का लेवल था, एंड मैंने जो मेरा ईयर था उसके भी क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर किए। ओके, सो हमेशा, आई मीन जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। आपका कंपटीशन किसी और से है ही नहीं, आपको सिंपली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लेवल पे पहुंचना है। एंड ऑफ स्टोरी। नेक्स्ट रणदीप पूछ रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड एंड चोज इकोनॉमिक्स एज माय यूपीएससी ऑप्शन. Unfortunately, I haven't been able to cover it sufficiently in a year. Should I give it another try? Your advice on it. So, Randeep, यार ऑप्शनल क्या लेना है? दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पर्सनल। ओके, जो चीज़ मेरे ऊपर वर्क की, देखो मेरा भी कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था नहीं, मेरे पास ना इकोनॉमिक्स से बीए है, ना एमबीए, ना पीएचडी, ना कुछ। ओके, स्टिल मैंने इकोनॉमिक्स लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था। मेरा तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर तो था ही। मैंने एमबीए के अंदर इकोनॉमिक्स के, मेरा फाइनेंस के अंदर एमबीए था। कुछ कुछ इलेक्टिव कोर्सेज में इकोनॉमिक्स के लेता था, और जो भी इलेक्टिव कोर्सेज इकोनॉमिक्स के लेता था उन सब में मैं ऑलमोस्ट सब में मैंने A+ मारा था। फिर मेरा जो जॉब था सिटी ग्रुप के अंदर एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर, तब भी मैं गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज और सेंट्रल बैंक एक्शन इन सबको बड़ा क्लोजली फॉलो करता था। मुझे कुछ चीज़ें समझ में आती थी, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स लिया था। मैं पढ़ने लगा, मेरे को अच्छा लगने लगा। बट जो है अब आपके लिए वो चीज़ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, यार ये तो क्या है, आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। इन द सेंस कि कोई भी ऑप्शन लेने से पहले ना 2-1 महीने उसको पढ़ के देखना चाहिए। उसका पेपर 1 वाले पोर्शन को पढ़ के देखना चाहिए कि वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि आप पेपर 1 वाली जो है किताबें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो क्या है कि आप वो ऑप्शन खींच लोगे। यदि आपको लग रहा है कि आप खींच पा रहे हो, ओके, जस्ट दैट कि आपको टाइम नहीं मिल पाया, या मे बी आपकी बुक्स सही नहीं थी। देखो बुक्स वगैरह जो थी आज भी वही स्टैंडर्ड बुक्स होंगी। आप मेरे ब्लॉग के अंदर देखना, उसके अंदर मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शन की एक ब्लॉग पोस्ट भी है, उसके अंदर सारे जो
पेपर 1 के पेपर 2 के जो लिंक्स थे, वो रेफरेंसेस थे, वो सारे के सारे मैंने दिए हुए हैं। आप देखना मोर और लेस यू विल बी स्टडीइंग द सेम बुक्स, है ना? यदि बुक्स वो नहीं पढ़ रहे हो तो बुक्स चेंज करो भाई। बुक्स वही पढ़ रहे हो, मे बी चीज़ आपके समझ में आ रही है बट इनफ टाइम नहीं मिला, देन इट्स ओके, यू कैन टेक अनदर ईयर। लेकिन आपको सीरियसली लग रहा है आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स, तो फिर क्या यार कि चेंज योर ऑप्शन। अगर कोई भी ऑप्शन लो, आप सबसे पहले, लाइक दिस गोज फॉर एवरीबडी एंड फॉर ऑल ऑप्शन, सबसे पहले आप 2 महीने उसकी पेपर 1 की किताबें पढ़ो। वो किताबें आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक समझ में आती है तो ठीक है, ले लो, अदरवाइज जस्ट डोंट टेक इट। क्योंकि ऑप्शनल के अंदर ना मतलब आपको उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनना होता है, उसके डीप में उतरना पड़ेगा, और वो तब तक जब तक आपको वो ऑप्शनल अच्छा नहीं लगेगा आप उतना डीप उतर नहीं पाओगे डीप में, तो फिर आपको उतने अच्छे मार्क्स आ नहीं पाएंगे। मोहम्मद पूछ रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट कैसे करा सर? इतने टाइम में इतने सब्जेक्ट के चैप्टर खत्म करना है, एक डिसाइड कर पाते अगर ना समझ आना। भाई देखो इन सब की ना स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक मैंने आपको बताई कोशेलॉन्ग, हिस्ट्री की मैंने आपको बताई बिपिन चंद्रा थी और शेखर बंदोपाध्याय, पॉलिटी की डीडी वासु या लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स की तो मेरी किताब है, मेरी बुक पढ़ लो। एनवायरनमेंट की यार कोई बुक नहीं आती, बहुत नोट्स हुआ करते थे, तो इधर उधर से नोट्स वगैरह लेके एनवायरनमेंट का पढ़ते थे, प्लस करंट अफेयर्स में से एनवायरनमेंट पढ़ते थे, तो यही सब पढ़ के आराम से हो जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलोनी अगेन, लाइक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? जब आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने लग जाओ। एंड आंसर राइटिंग में डू ऑलवेज जॉइन अ टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज क्या है, आपको एक एक्सटर्नल फीडबैक देगी, इंडिपेंडेंट फीडबैक देगी। टेस्ट सीरीज हमेशा आप ज्वाइन करना। नेक्स्ट है सिलोप सर, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशन बिफोर यू ज्वाइन एंड व्हाट वाज द रियलिटी एंड हाउ वर्थ इट वाज इट? यार सिलोप देखो, ज्वाइन करने से पहले कोई विशेष एक्सपेक्टेशंस तो थे नहीं, ज़्यादा कुछ मेरे को आइडिया था नहीं, ज़्यादा कुछ पता था नहीं, एंड ज्वाइन करने के बाद में रियलिटी एंड ऑल, आई मीन वाज इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली टोटली वर्थ इट, आई मीन स्टिल टोटली वर्थ इट, क्योंकि यहाँ रह के जो काम करने को मिलता है, जो इम्पैक्ट क्रिएट करने को मिलता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वैसी कहीं मिलती नहीं है वेरी फ्रैंकली। आई विल गिव यू वेरी वेरी छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं कि जो है आप जैसे मैं जब पढ़ा करता था, यूपीएससी की तैयारी करता था, तो मैंने देखा था कि ये जो है, मैंने एक बुक पढ़ी थी उसमें अमर्त्य सेन की, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बुक पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि एजुकेशन हिस्टोरिकली एंड ग्लोबली, एजुकेशन हैज वर्क टू improve intergenerational mobility and reduce intragenerational inequality। ओके, कि पहले फ्यूडल जमाना था, फ्यूडल जमाने में क्या होता था कि आपका राजा का बेटा राजा बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा, है ना? लेकिन जब जमाना चेंज हुआ, एजुकेशन आई, तो देन एवरीबडी गॉट इक्वल विंग्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से पीपल कुड राइज। ओके, दैट वाज द फंक्शन विच एजुकेशन सर्व। बट अमर्त्य सेन कहते हैं इंडिया में एजुकेशन उतनी आपकी मोबिलिटी नहीं प्रदान करती। क्यों? क्योंकि अमीर का बच्चा तो अच्छे स्कूलों में पढ़ता है जहाँ अच्छी एजुकेशन मिलती है, गरीब का बच्चा खराब स्कूलों में पढ़ता है, कई गरीब का बच्चा जो है उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो फिर आप देखते हो कि जैसे आप पढ़ोगे कि जो एसर का सर्वे होता है, कई सारे लर्निंग आउटकम सर्वे होते हैं, नैस सर्वे होते हैं, एसर सर्वे होते हैं, ये सब क्या बोलते हैं कि आपके क्लास 5 के आधे बच्चे तो क्लास 2 की मैथ्स नहीं कर पाते। मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है, स्कूलों के अंदर में गया था इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए, कई जगह 9th क्लास के बच्चे 15 गुना 5 नहीं कर पा रहे थे, 25 मल्टीपल 3 नहीं कर पा रहे थे, मार्केट एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं बता पा रहे थे, राइट? आई मीन दीज आर रियलिटीज। ओके, नाउ जब एजुकेशन के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई, उस टाइम पे आई एक्चुअली गॉट टू वर्क ऑन दिस। हमने जो है पूरी हमारी जो स्कूल एजुकेशन थी, हमारी किताबों को चेंज करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड किताबें कराई हमने, बच्चों को नई वर्कबुक्स दी, उनके लिए रेमेडियल सेशंस हमने लगाए, कि शुरू के 4 पीरियड हमने रिजर्व कर दिए कि ये सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्कबुक से पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्कबुक क्या थी? जैसे क्लास 5वीं के बच्चों को हमने जो तीसरी क्लास की भी कॉम्पिटेंसी, उस वर्कबुक के अंदर 3rd क्लास के भी कॉम्पिटेंसी लेवल्स थे, 4th के भी थे, 5th के भी थे। तो बच्चों को हमने कहा कि अब ये रटन विद्या तो छोड़ो, आप शुरू के 4 पीरियड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग करो।
उसके बाद में हमने एग्जाम्स जो होते हैं बच्चों के क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, उनके साथ में कॉम्पिटेंसी वाले एग्जाम जोड़े, इनको रिपोर्ट कार्ड के अंदर प्रॉपर वेटेज दिया हमने। ओके, इनके हमने अब क्वेश्चंस पेपर सेट करने की बारी आई। डिपार्टमेंट के अंदर लाखों टीचर हैं, हर टीचर अपने अपना क्वेश्चन सेट करने लग जाए तो कोई क्वालिटी तो रहेगी नहीं। तो हम एक एक्सटर्नल जो प्रॉपर जो पेडागोजी सेट करते हैं, उस टीम को, एक्सपर्ट टीम को लेकर आए, उससे सेंट्रलाइज क्वेश्चन पेपर सेट कराए, वो सारे के सारे स्कूलों में एडमिनिस्टर किए। फिर बात आई कि उन कॉपीज की चेकिंग कैसे करें। लाखों टीचर चेकिंग करेंगे तो अगेन क्वालिटी विल गो फॉर अ टॉस। ओके, क्योंकि हर टीचर का यार सेम लेवल, सेम मोटिवेशन लेवल एंड ये सब नहीं होता। तो हमने जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप बनाई, जहाँ पे टीचर का काम सिर्फ इतना था कि बच्चे की कॉपी की फोटो खींच के हमारी ऐप में अपलोड करे, तो हमारा एआई इंजन उसकी चेकिंग करता था। और हमारे पास में एक एक बच्चे का हमारे पास में इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी बेस्ड डेटा है, जो हमने क्लास के उसके पेरेंट्स के साथ में शेयर किया थ्रू रिपोर्ट कार्ड्स, जो हमने उसकी टीचर के साथ में शेयर किया। और फिर टीचर्स को कहा कि भाई आपकी क्लास के ये बच्चे इन कॉम्पिटेंसीज में कमजोर हैं, इनको वापस पढ़ो। ओके, और उस चीज़ से हमने देखा कि ओवर द ईयर डेफिनेटली लाइक हमारे जो जैसे 5वीं के ऐसे बच्चे जिनको तीसरी की चीज़ भी नहीं आ रही थी, राइट, वो संख्या घट के आधी रह गई। इस तरह से डेफिनेटली देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट। नाउ ये चीज़ आप और कहीं कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अभी जैसे मैं करेंटली जोधपुर के अंदर हूँ, तो जोधपुर के अंदर इट्स एन अर्बन काइंड ऑफ अ सिटी। अर्बन काइंड ऑफ अ सिटी है, यहाँ पे अर्बन सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इस बार आप लोगों ने GS3 जिन्होंने दिया होगा, उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। वो दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जिनसे मैं करेंटली जूझ रहा हूँ। एक आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर था कि कैसे वो रिवर्स को, वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपका ये अर्बन फ्लड्स के ऊपर था। ओके, यहाँ जोधपुर के अंदर पास में एक जोजरी रिवर रहती है। जोजरी रिवर के अंदर जोधपुर का सारा की सारा डोमेस्टिक सीवेज जाता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता रहता है, और वो रिवर एकदम काली चलती रहती है। और सेकंड जो है, यहाँ पर इस बार इतनी बारिश हुई, कोई ड्रेनेज है नहीं, तो सारी की सारी सड़कें डूब जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं। ओके, तो इन चीज़ों के साथ में आई एम लाइक राइट नाउ स्ट्रगलिंग। इनके ऊपर आई एम राइट नाउ वर्किंग। अब हमने क्या किया कि हमने प्रॉपर एक ड्रेनेज प्लान बनाया। ड्रेनेज प्लान क्या बनाया है कि जो है हमने आइडेंटिफाई किया कि जोधपुर के अंदर ये डूब के पॉइंट्स हैं, लाइक दीज आर 39 एरियाज जो कि डूबते हैं। ड्रेनेज प्लान क्या होता है कि ये जो डूब वाले एरियाज हैं, इनको हमारे को जोजरी रिवर तक कनेक्ट करना है, क्योंकि वो जोधपुर का नेचुरल ड्रेनेज है। अब उन्हें हमें ड्रेन्स बना के कनेक्ट करना है कि कुछ ड्रेन्स, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसको यहाँ से कनेक्ट करना है, तो कुछ पोर्शन में ड्रेन ऑलरेडी बना हुआ है जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पोर्शन में ड्रेन अभी बन रहा है जहाँ बजट आया हुआ है, कुछ मिसिंग लिंक है। ये मिसिंग लिंक वाले के लिए हमारे को नए बजट की जरूरत है, नए प्रपोजल वगैरह बना के हमने भिजवाए। ओके, बजट आएगा, इनका हम काम करवाएंगे। जो सड़कें हैं, सड़कें वगैरह हमने रिपेयर वगैरह करवाई है, नई सड़कें हमने सैंक्शन कराई। सो ऑल दीज थिंग्स। ओके, सीवरेज है, आपकी जो सीवरेज बनी थी, मान लो आपकी इतनी बड़ी लाइन लगी है, ये अभी ब्लॉक चल रही है, सीवरेज की आपको इतनी बड़ी लाइन बनानी है, तो इसका पूरा की पूरा जो डिटेल प्रोजेक्ट, जो DPR बनती है, जो नया प्रोजेक्ट जो बनाते हैं, उसकी सैंक्शन के लिए टेक्निकल एग्जामिनेशन वगैरह जो करते हैं, वो सारी चीज़ें करवा रहे हैं। ओके, कई सारे आपके ट्रैफिक के चोक पॉइंट्स हैं, उन चोक पॉइंट्स को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे नए फ्लाईओवर वगैरह बनाने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओके, अब आप ये बताओ कि ये सारी की सारी चीज़ें आप कहीं और रह के कर सकते हो? प्रॉब्ली not many positions will give you this kind of an opportunity to actually do something which creates a lasting impact. ओके, कि हमने जो एजुकेशन में किया उसका आपको इम्पैक्ट अगले 5-10 साल तक दिखता रहेगा। जो यहाँ जोधपुर के अंदर मान लीजिए टाइम मिलता है, जो कुछ भी कर पाते हैं, उसका इम्पैक्ट आगे जो 10-15 साल तक दिखता रहेगा। ओके, सो दैट इज एब्सोल्युटली एंड टोटली वर्थ इट। उसके बाद विशाखा पूछ रही है कि सर हाउ टू इम्प्रूव ऐसे स्कोर। बेटा देखो क्या होता है, ऐसे जो होता है, ओके, आप यदि हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ऑपेड्स पढ़ते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो, ऑपेड्स पढ़ते हो, जैसे वो लिखे होते हैं वैसे आपको ऐसे लिखना होता है। उतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उतना जेनरिक होना चाहिए। आपको ये रियलाइज करना होगा कि जो आपका ऐसे पढ़ रहा है दैट इज अ जेनरिक पर्सन। ओके, तो आपका ऐसे इतना कसा हुआ, इट शुड बी लाइक अ स्टोरी। आप कोई मूवी देखने जाते हो, ओके, अभी लेटेस्ट मूवी कौन सी आई है? आई डोंट नो, लेटेस्ट मूवी कोई भी आई होगी, कोई अच्छी मूवी जो होती है, एक अच्छी मूवी के अंदर क्या होता है, आपका एक्टर भी अच्छा होता है, एक्ट्रेस भी अच्छी होती है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी होती है, डायरेक्शन भी अच्छा होता है, स्टोरी भी अच्छी होती है। ये सारी की सारी चीज़ों को पिरोना होता है। ओके, सो राइटिंग एन एसे इज लाइक मेकिंग अ मूवी। आपको एक अच्छी मूवी बनानी है, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। कैसे आप उन सबको पिरो के एक अच्छी मूवी बनाते हो जो कि एक टोटली
थर्ड पर्सन जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ के अंदर, जिसको आपकी जैसी दिन के अंदर मे बी 25-30 कॉपियाँ चेक करनी है, उसको वो अच्छा लगे, उसके सामने जो है स्टैंड आउट करे। तो इस तरह का ऐसे आपको लिखना होता है। यदि आपके ऐसे का लेवल जो एडिटोरियल्स हैं, ऑपेड्स हैं, उनके तरीका हो रहा है तो देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। एक और चीज़ होती है राइट कि ऐसे ना एक फ्लो में बहना चाहिए, एक सूत्र के अंदर पिरोया होना चाहिए, ओके, कि पूरी एक कहानी की तरह फ्लो होना चाहिए, डिसजॉइंट टाइप्स का नहीं होना चाहिए कि कुछ यहाँ लिख दिया, कुछ यहाँ लिख दिया, कुछ वहाँ लिख दिया, कुछ वहाँ लिख दिया। इसका एक बड़ा इजी सा हैक होता है। इजी सा हैक क्या होता है कि पहले आप ये सोच लो कि ऐसे के अंदर आप कहना क्या चाह रहे हो, ओके, कि फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा आया तो आपकी ओपिनियन क्या है, ओके, मेरे को ऐसे के अंदर ये कहना है, सो दैट बिकम्स योर सेंट्रलाइज्ड थीम। उसके बाद में आप उसको रीइंफोर्स करोगे कि ओके मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ these reasons, ओके। रीजंस जब आप देते हो ऑब्वियसली उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए आप रेलिवेंट एग्जांपल्स देते रहोगे। जैसे आप मेरी बुक पढ़ोगे, ओके, जो भी कोई चीज़ मैंने लिखी है, कोई कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ उस बुक के अंदर, तो मैं कुछ ना कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ करंट उसका कि आई मीन प्रॉब्ली ऋषि सुनक का, लिज ट्रस का, व्हाटएवर, राइट। इस तरह से एग्जांपल्स देता रहूँगा, फ्रेड का और ये सब। तो आपको एग्जांपल्स दे के आप एक पॉइंट एम्फेसाइज करोगे। अब ये पॉइंट आपने रीजन बन दिया, उसके बाद में बस इतना से लिख दो कि हिंस दैट इज व्हाई कमिंग बैक टू द ओल्ड थिंग, ये ऐसा होना चाहिए। तो जब आप हर पैराग्राफ को टाइप बैक करते रहोगे आपकी जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल थीम से, तो पढ़ने वालों को ऑब्वियसली यही लगेगा कि आपका ऐसे एक सूत्र के अंदर एक फ्लो की तरह पूरा पूरा बह रहा है, एंड यू विल गेट बेटर मार्क्स। नेक्स्ट है देवेंद्र कह रहे हैं सर ये समझना में आ जाना कि यही करना है, और एग्जाम लाइक यूपीएससी जिसमें आप कितना भी प्रेप कर लो, इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी। हाउ यू फेल दैट दिस इज द टाइम आई कैन क्लियर दिस एग्जाम? तो यार यूपीएससी के अंदर ऑब्वियसली काफी अनसर्टेनिटी होती है, आप कुछ भी कर लो, आप 100% सिलेबस तो कवर कर ही नहीं सकते, ओके। इनफैक्ट सिर्फ जब आप नए होते हो तभी आप सर्टेन होते हो कि एग्जाम क्लियर करोगे। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा दे रहा था, जब मैंने कभी यूपीएससी अटेम्प्ट नहीं किया था, तब मेरे को लग रहा था कि मेरी जो है टॉप 10 के अंदर रैंक आएगी। मगर जब मैंने पहला पेपर दे लिया, उसमें मेरे जैसे मार्क्स आए, तो सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे तो मेरे को यही नहीं भरोसा था कि मेरा क्लियर भी होगा कि नहीं होगा, जब सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मेरी रैंक आई, ओके। तो इसके अंदर स्टिल not everything is random, there's a method, and the method is previous years questions। आप यदि previous years questions को, मैंने कहा ना, उनको नॉर्थ स्टार बना लो, तो यदि आप कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते रहोगे ना, तो अपने आप उस लेवल तक पहुंचोगे। हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग सलोनी, इतनी बात तो मैं बता चुका हूँ कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ो उस टाइम पे आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। हाउ मच सेटिस्फाइड विद योर जॉब विनीत, आई थिंक ये भी मैं बता ही चुका हूँ थ्रू ऑल दीज एग्जांपल्स एंड ऑल। मोटिवेटेड कैसे रहे? मोटिवेटेड रविंद्र, इंटरनल मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन तब आता है जब आप वो जर्नी एंजॉय करते हो, ओके, कि आप कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे हो, राइट, तो यू एंजॉय द ट्रैक, फॉरगेट अबाउट कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो अपने आप यदि आप ट्रैक एंजॉय करो तो करते करते पहुंच जाओगे जहाँ पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्वर्णिम, हाउ टू बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लाइक यू, आई एम रेडी टू ब्रिंग चेंज इन माई सेल्फ। जो सिचुएशन आपकी आईआईटी में हुई थी जेई के बाद, वो मेरी क्लास 9th में हुई 8th बोर्ड के बाद। यार स्वर्णिम देखो, ऐसा है कि जीवन ना कभी यूं नहीं चलता, स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलता। लाइक स्टॉक मार्केट होता है ना, ऊपर नीचे वो होके जाता रहता है, वैसे आपका जीवन हमेशा यूं चलता रहता है, ओके। बट जो मैटर करता है वो मैटर यही करता है जब आपके डाउन फेज चल रहा होता है, राइट। आपने बताया 9th क्लास में हो, और ये जब ये डाउन फेज चल रहा होता है, उस टाइम पे यू शुड नेवर गिव अप। उस टाइम पे यू शुड गैदर ऑल योर स्ट्रेंथ। उस टाइम पे यू शुड रियली आस्क योरसेल्फ कि क्या गलती हुई, जो गलती हुई उसको सुधारो। उस टाइम पे अपने आप को डिसिप्लिन करके जस्ट फोकस योर एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन, और फिर आप देखेंगे कि अपने आप आपका नेक्स्ट वीक आएगा। तो द ओनली वे इज टू बेटर योरसेल्फ, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपका किसी और से कोई कंपटीशन है ही नहीं, आपको सिर्फ अपने आप को बेहतर 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 बनाया जा रहा है इस पॉइंट में। आजकल यार मैं काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें आती भी हैं कि किड्स स्टूडेंट्स दे कमिट सुसाइड प्रिपरेशन के प्रेशर में या जॉब के प्रेशर में, इस तरीके से।
बट यार कभी ना इन चीज़ों को कभी इतना दिल से नहीं लगाना चाहिए कि इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि वही आपको जीवन लगने लग जाए। हमेशा मतलब इतनी क्या है कि जब कभी भी आप प्रेशर में या इस तरह से लगे डाउन टर्न है या कुछ है, तो हमेशा अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करना चाहिए एंड फिर उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। एंड इनफैक्ट 2-3 चीज़ें देखो हेल्प करती हैं। ओके, पहली चीज़ ये कि नेवर कट योरसेल्फ अवे फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस। हमेशा जैसे जब मैं पढ़ाई करता था, मैं तो मतलब मेरे पापा मेरी पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व रहते थे, मेरे पापा से क्वेश्चन आंसर्स पूछता रहता था, पापा को आंसर्स चेक कराता रहता था, पापा मेरा रिवीजन सुनते रहते थे। ओके, सो always like have that touch with the external world, don't like cut yourself away। पढ़ाई का कहते हैं तपस्या है, मगर ये वैसी तपस्या नहीं है जो आपको हिमालय पे जाके या जो है ये राजेंद्र नगर में जाके अकेले करनी है। ओके, वैसी चीज़ नहीं है। हमेशा अपने घर वालों, अपने नियर एंड डियर वंस के टच में रहो। सेकंड चीज़ है, हमेशा कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रहो। मैं जो है डेली 2-3-4 किलोमीटर दौड़ा करता था शाम के टाइम पे। तो ऑलवेज हैव सम सॉर्ट ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका माइंड बेसिकली रिलैक्स हो सके, दैट लाइक सर्व्स एज सॉर्ट ऑफ रिलैक्सिंग। आज भी क्या होता है कि आज भी जैसे जॉब वगैरह ये सब इतने स्ट्रेसफुल होते ही हैं, लेकिन मैं हमेशा खेलता हूँ। क्यों खेलता हूँ मैं कि जैसे लेट्स से व्हेन आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो उस समय जब बैटिंग कर रहा होता तो मेरे को सारी दुनिया भूल के मैं तो सिर्फ वो बॉल ही दिख रही होती है मेरे को। ओके, तो मेरा एंटायर माइंड उस बॉल के ऊपर फोकस होता है, मेरे को उस बॉल का मूवमेंट दिख रहा होता है एंड दैट इज द मेडिटेशन फॉर मी। ओके, जब बैडमिंटन खेल रहे होते तो जब शटल कॉक आ रही होती तो सिर्फ वो शटल दिख रही होती है, सारी दुनिया जैसे होता है ना अर्जुन की आंख फाँकता है, सिर्फ जो मछली की आंख फाँकता है, वैसे सिर्फ जो है वो शटल दिख रही होती है, आपका माइंड जो है सारी दुनिया को स्विच ऑफ कर चुका होता है। दैट इज मेडिटेशन, दैट इज द वे टू रिलैक्स योर माइंड। ओके, हमेशा इस तरह की चीजों को रखा करो। नेक्स्ट है मेंस जीएस स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं रविंदर। आई थिंक ओवर द आंसर्स मैं बता ही चुका हूँ आपको। मैंने बता दिया कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, इंटरनेट गूगलिंग कैसे करनी है। यही चीज़ें हैं बेसिकली, यही चीज़ें हैं। वहाँ फिर आके हर कोई यही चीज़ें बोलेगा। इनफैक्ट आपको डिटेल में इन सब चीज़ों को एक जगह कंपाइल देखना है तो मेरे ब्लॉग आप पढ़िए, वहाँ पे मैंने लिखा है, एक पोस्ट लिखी है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन जीएस प्रेप या कुछ इस तरह से, तो वो आप डेफिनेटली देखिएगा। सर हाउ यू कलेक्टेड, देवेंद्र पूछ रहे हैं, ऐसे फॉर्डर मटेरियल। यार ऐसे फॉर्डर मटेरियल अलग से कुछ कलेक्शन नहीं होता। मैंने आपको कहा ना, ऐसे इज लाइक राइटिंग एन एडिटोरियल, इट्स लाइक राइटिंग एन ऑपेड। ओके, टॉपिक तो वही जेनरिक होते हैं। जेनरिक टॉपिक आप इस साल के भी देखो ना, इस साल के ऐसे के क्या टॉपिक थे यार, इस साल के ऐसे के आपके वो टॉपिक, एक वो था ना कि सेकेंड, भाई पता नहीं कोई टॉपिक किसी ने डाला था कि एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर विल बी माइंड वाले और जो होंगे, और उस तरह का डाला था कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरा खुल नहीं रहा, समाओ फोन का इंटरनेट वगैरह नहीं काम कर रहा, बट हाँ ये था। ओके, कि भविष्य के सामने एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी एम्पायर्स ऑफ द माइंड। ओके, नाउ ये टॉपिक्स बहुत जेनरिक टॉपिक्स हैं, आप इसके अंदर कभी भी कुछ ऐसा नहीं, अलग से कोई ऐसा नॉवल पॉइंट वगैरह नहीं लिख पाओगे। ओके, वही पॉइंट्स हैं 8-10, ह्यूमन कैपिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फलाना ढिमाका, यही सब है। ओके, अब क्या होगा, ये टॉपिक है, इसको आप सोशो एंगल से देखो, कल्चरल एंगल से देखो, हिस्टोरिकल एंगल से देखो, इकोनॉमिक एंगल से देखो, कर करके आपको जो चीज़ कहना है, इसको इस मोशन को सपोर्ट करना है सपोर्ट करो, अपोज करना है तो अपोज करो, कर करके जो है ऐसे ही ऐसे बनता है। कोई ऐसे का फॉर्डर मटेरियल कलेक्ट नहीं होता। फॉर्डर मटेरियल कहाँ से कलेक्ट, इस ऐसे की शुरुआत
शुरुआत जरूर जो है मैं उस वाली चीज से करता जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की होती ना कि वन रिंग टू बाइंड देम ऑल, नहीं, वन रिंग टू रूल देम ऑल, वन रिंग टू फाइंड देम एंड बाइंड देम इन डार्कनेस, वो वाली जो कोट थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली, उससे मैं चालू करता है। क्योंकि आप लोग देख रहे होगे जो रिंग ऑफ पावर का सीजन 1 और सीजन 2 अभी जो चल रहा है, ओके, उसके अंदर भी सौरन और वो हमेशा बोलते रहते हैं कि पावर ओवर फ्लैश, लाइक ही वांट्स पावर ओवर फ्लैश, नॉट पावर ऑफ फ्लैश। ओके, तो समा उससे लिंक करके स्टार्ट करके वहां से लिंक कर करा गुरु कुछ करता। सो इट्स लाइक कहानी लिखनी हो कि पिक्चर बनानी है, पिक्चर के डायरेक्टर हो, अब आप कैसे बनाते हो, वही वाली चीज है। नेक्स्ट है प्रीति, बोल रही है सर लास्ट ईयर आई वेस्टेड 50K ऑन इकोनॉमिक्स ऑप्शन एंड मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद समझ नहीं आया एंड आई एम टोटली ब्लैंक दिस हाउ टू प्रोसीड फर्दर। प्रीति, आप एक काम करो, देखो इकोनॉमिक्स की कोई भी अच्छी कोचिंग तो मेरे को मिली नहीं है ना, मैंने भी मेरे टाइम पे कोचिंग की थी, मेरे को तो अच्छी लगी नहीं वो, मैं ज्यादा गया भी नहीं उसके पास में। कौन सी कोचिंग की थी, क्या की थी, ये सब मैंने ब्लॉग के अंदर मेरे लिखा हुआ है। ओके, मेरा ब्लॉग है thesupermanreturns.wordpress.com, आप यदि मेरे नाम से भी ब्लॉग का सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। उसके अंदर भी क्या है कि यार कोचिंग तो देखो प्रीति इकोनॉमिक्स की कोई अच्छी मिलेगी नहीं, आपको सब्जेक्ट किताबों से पढ़ना पड़ेगा, आपको किताबों से जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती है उनसे पढ़ना पड़ेगा। कौन सी टेक्स्ट बुक्स, जो मैंने जो है सारी की सारी पेपर 1 की तो वही होती है, पेपर 2 की भी वही होती है, प्लस पेपर 2 के अंदर EPW और ये सारे आर्टिकल्स ही पढ़ने पड़ते हैं प्रीति। तो आपको क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं इन्हीं से पूरी की पूरी तैयारी करनी होगी और फिर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लेवल पे पहुंचने का प्रयास करते रहें। ओके, इनफैक्ट जो मैंने जो बुक लिखी है इकोनॉमिक्स की, ये तो यार अभी ये हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश वर्जन भी लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्जन मेरे पास कॉपियां खत्म हो गई। तो इसके अंदर भी हालांकि है जीएस के लिए, लेकिन कई सारे टॉपिक्स जो है मैंने ऑप्शनल के लेवल के कवर किए हुए हैं। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, डू गो थ्रू इट एंड डू गो थ्रू माय ब्लॉग। वहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बड़ा स्पेसिफिकली मैंने लिखा हुआ है कौन कौन सी किताबें। इनफैक्ट रुक जाओ, इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं खोल के एक बार बता ही देता हूँ। ऑप्शनल है ना, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की देखो ये जो पोस्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, ये सारे क्वेश्चंस आई हैव आंसर्ड। आई हैव नो इकोनॉमिक्स डिग्री, शुड आई टेक इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल, स्टेज 1 2 3 फलाने बनका। अब देखो आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ओके, इसके लिए एक HL आहूजा की किताब होती है एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज अ वेरी गुड बुक और इज अ वेरी थिक बुक। आपको ये सारी की सारी बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं इसके। ओके, उसके बाद में जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स दिए हुए उसके अलावा 2 टॉपिक्स से और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेंट, क्वाजी रेंट और प्रोडक्ट एग्जॉशन प्रॉब्लम। इतना डेप्थ में मैंने लिखा हुआ है मेरे ब्लॉग में, तो वो चैप्टर भी आपको HL आहूजा से पढ़ने होंगे। उसके बाद में एक टॉपिक है सेंस सोशल वेलफेयर फंक्शन और प्रूफ ऑफ एरो। ओके, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, इनसे आपको ये प्रूफ फलाना डिमा का जो भी कहते हैं ना, मतलब मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी, जो भी कोचिंग के अंदर, वो सब कुछ नहीं पढ़ाते इसका सेंस सोशल वेलफेयर फंक्शन और एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के। वो सिर्फ इसका एक छोटा सा एक कंडोरसेट का वो था वो प्रिंसिपल, वो जस्ट पढ़ा देते हैं छोटा सा, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम वाज। यार एरो को वो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम निकालने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ओके, तो वो उसका प्रॉपर अलग से प्रूफ, और सेन का जो वेलफेयर फंक्शन है, अमर्त्य सेन, मैंने इतना डेप्थ में पढ़ा था, मैं आपको बताऊं, एक उसकी 1980 की किताब थी और एक प्रोफेसर सेन की 2005 की किताब थी। दोनों पत्नी पत्नी किताबें आज भी मेरे पास में रखी हुई है। इन दोनों किताबों के अंदर इन्होंने, सेन ने स्प्रेड कर रखा था अपने सोशल वेलफेयर फंक्शन का प्रूफ। वो मैंने जो है इसकी दोनों किताबों से जो 25 साल अक्रॉस थी उनसे पढ़कर मैंने प्रूफ उसका लिखा था। ये सारी चीजें मेरे नोट्स के अंदर फिर मैंने लिखी थी। सो डू चेक दैट आउट, ओके, चेक इट आउट। उसके बाद में जो आपकी आती है मैक्रो, मैक्रो के लिए HL आहूजा की बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो पढ़ो आप। ओके, ये आपको यूपीएससी के लेवल पे नहीं ले जाएगी, ये आपको प्लेटफॉर्म सेट करेगी। फिर आप उसके बाद में पढ़ना, एक बुक आती है ब्रायन स्नोडन और हार्वर्ड आर वेन की मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पढ़ के आप जो है यूपीएससी के लेवल पर पहुंच पाएंगे। फिर मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस वाली किताब आती है,
ये अगेन आपकी एच.एल. आहूजा वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्नोडाउन वाली मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ लोगे आप। फिर आता है पब्लिक फाइनेंस, इसकी मुस्कुरावे किताब आती है, सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ना। एक एच.एल. भाटिया की भी आती है, मैंने वो पढ़ी नहीं थी। ओके, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स तो सल्वाटोरे से पढ़ते हैं, डोमिनिक सल्वाटोरे की किताब है। नाउ दीज आर स्टैंडर्ड बुक्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की आपकी एपी थरवाल की किताब आती है और वो टोडेरो वाली किताब आती है। दीज आर वेरी वेरी स्टैंडर्ड बुक्स। ह्यूमन कैपिटल और ये R&D वाला जो होता है, इसमें सोलो मॉडल का एक पेपर आता है, उस पेपर से आप पढ़ना। और एक बुक आती है चार्ल्स आई जोन्स की। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आप एक एक तो मैं कहाँ यहाँ बताता रहूंगा, आप मेरे ब्लॉग में देखना, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑप्शनल स्ट्रैटेजी भाई बता दी रविंद्र। पुनीत इज सेइंग मेंस के नोट्स बनाने के प्रोसेस क्या था, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यार प्रोसेस एक ही होता है। ये तो क्या, मैं ऑनलाइन नोट्स बनाता था, मैं पेन पेपर वाले नहीं बनाता था, क्योंकि ऑनलाइन नोट्स की फॉर्मेटिंग एडिटिंग ये सब आसान होती है। अपने को तो एक कहानी चाहिए, जब क्वेश्चन आएगा फाइनली तो एक कहानी पूछेगा, तो आपके नोट्स एक कहानी होनी चाहिए, रिवीजन एक कहानी होना चाहिए। उसके लिए इट इज वेरी इसेंशियल कि आप ओवर द पीरियड अपने नोट्स रिवाइज करते हो। इसलिए मैं ऑनलाइन नोट्स बनाता था, मेरी टाइपिंग स्पीड वगैरह इट वाज लाइक क्वाइट गुड। नोट्स बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया कि कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा न्यूज़पेपर से या किताब से कुछ पढ़ा, आप उसको अपने शब्दों के अंदर लिखोगे, लाइक जस्ट अंडरलाइन कट पेस्ट वाली वो चीज नहीं करोगे। ओके, वो कर करके जब आप 10 जगह से वो चीज पढ़ लोगे तो अपने आप आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है यार, जॉब सेटिस्फाई तो बता दिया विनीत मैंने। रविंद्र स्टडी में कंसिस्टेंसी का भी बता दिया। स्वर्णिम हाउ टू बी स्मार्ट का भी बता दिया। सलोनी आंसर राइटिंग में बता चुका हूँ। रविंद्र आपने कौन सी मिस्टेक्स करी थी? ओके, मैंने 2 मिस्टेक्स की थी। पहली ये की थी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, जब तक प्रीलिम्स नहीं हुआ था तब तक मैंने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखे ही नहीं। तो क्या था कि जो है मैं आई वाज जस्ट रिलायंट ऑन कोचिंग। इवन तो मैंने हिस्ट्री फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे 2 ऑप्शन होते थे, एक हिस्ट्री एक इकोनॉमिक्स लिया था। इकोनॉमिक्स की कोचिंग तो डब्बा बोल दी। हिस्ट्री वाली कोचिंग अच्छी थी, लेकिन फिर भी जो है आई रियलाइज जब मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे कि भाई यदि मैं सिर्फ कोचिंग के भरोसे रह जाऊं तो इवन जो अच्छी वाली कोचिंग है उसमें भी इट इज नॉट टॉट मी इनफ कि मैं 20-25% ऑफ द पेपर भी अटेम्प्ट कर पाऊंगा। ओके, forget about getting 20-25% marks, 20-25% पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता। देन आई रियलाइज कि जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो नीडेड है वो काफी हाई लेवल है। फिर मैं जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो किताबें चलती हैं हिस्ट्री की वो लेकर आया। ये सारी किताबें इकोनॉमिक्स की ढूंढ के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती हैं, ये सारी की सारी मैं ले ला के आया। इनको मैंने पढ़ना चालू किया, बार बार PYQs देख के पढ़ना चालू किया, तब जाके मैं उस लेवल पर पहुंच पाया। ओके, दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक वॉज कि अगेन आंसर राइटिंग जब मैं करता था तो पहले अटेम्प्ट के अंदर इवन GS के अंदर मैंने बड़े स्पेसिफिक एंड बड़े हाईफाई बड़े ऑप्शनल टाइप्स के आंसर्स लिख दिए थे। ओके, नाउ GS के आंसर्स में और ऑप्शनल्स के आंसर में एक इनहेरेंट डिफरेंस होता है। ऑप्शनल के आंसर में क्या है, आपका जो पेपर चेक कर रहा होगा वो उसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर होगा जो पिछले 20-25 साल से या जो पूरे जीवन भर उसके जो है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट रहा है, उस तरीके से जैसे जो स्कॉलर्स होते हैं उनके तरीके से ही वो लिखता रहा है, उसी तरीके से he or she is used to read the answers। तो आपको बड़े मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक उस तरह के आंसर्स लिखने होते हैं। ओके, जब आप आते हो GS के अंदर तो GS के अंदर यार एक पेपर के अंदर 3-4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपका चेक कर रहा है। इट इज वेरी मच पॉसिबल he or she might not be conversant, might not be a professor of any of those subjects। ओके, तो आपको आंसर जो लिखने में जनरल रीडर के लिए लिखना। यदि आपने GS के अंदर ऑप्शनल टाइप्स के आंसर लिख दिए, ओके, तो यदि आपका जो एग्जामिनर है उसको चीज नहीं आती होगी जो पेपर चेक कर रहा है, तो ऐसा नहीं है उसको वो बोलेगा कि अरे वाह यार क्या एकदम बढ़िया ऐसी चीज लिख दी, ये तो मेरे को आती नहीं है, मैं लोग गूगल करके पता करता हूँ ये क्या चीज है। ऐसा नहीं होगा, तो सिंपली आपका आंसर काटेगा, 0 मार्क्स देगा और आगे बढ़ जाएगा। ओके, दैट इज व्हाई इन GS यू हैव टू राइट GS लाइक आंसर्स, इन ऑप्शनल यू हैव टू राइट ऑप्शनल लाइक आंसर। इनफैक्ट जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर हार्डली मैंने कोई नई प्रिपरेशन की थी, लाइक दैट न्यू प्रिपरेशन वाला तो कंपोनेंट जस्ट 20% ही था। मैं तो आंसर राइटिंग करता रहता था। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, विजन वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी विच वाज वेरी गुड, सिनर्जी वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मतलब मैंने
एक्चुअल मेंस लिखने से पहले कम से कम 30-35 टेस्ट तो मैंने दे ही दिए थे। मैं सिर्फ आंसर राइटिंग करता रहता था। दैट इज वाई जो है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर और फिर उनसे जो फीडबैक मिलता था उसके ऊपर वर्क कर करके सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मेरे डेफिनेटली बेटर मार्क्स आए और रैंक बना। नेक्स्ट है, आपने कोचिंग नोट्स यूज किए थे क्या? डेफिनेटली सीएससी उर्वे पूछ रहे हैं, डेफिनेटली यूज किए थे। बट बेटा आपके जो कोचिंग नोट्स होते हैं ना, दे कैनॉट बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, आपका प्राइमरी तैयारी होगी जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती है उनके बेसिस पे ही प्राइमरी तैयारी होगी। ओके, जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो इंटरनेट है, इसी के बेसिस पे आपकी प्राइमरी तैयारी होगी। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर, आपका 90% बेस इसी से बनेगा। कोचिंग नोट्स होंगे वो सिर्फ बैलेंस 10% का जो गैप है कि भाई ऐसा कुछ है क्या जो मार्केट में चल रहा हो और आपको नहीं पता, उस चीज के गैप फिलिंग करने के लिए होंगे। अब जितनी भी कोचिंग होती है आप बड़े अच्छे से बच्चों को घुटाते हैं, वो बड़े अच्छे से घुटा घुटा के लिखाते हैं, बच्चे बड़े सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर लिखते हैं। उसके बाद वो हैंडराइटिंग वाले नोट्स बाहर जो फोटोकॉपी की शॉप्स होती हैं उसके ऊपर आते करते हैं, वहां से जो वो फोटोकॉपी शॉप्स वाले भेजते हैं नोट्स। तो वो नोट्स आपके सिर्फ दे शुड एक्ट एज अ सप्लीमेंट। प्राइमरी चीज आपकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जो इंटरनेट है, जो न्यूज़पेपर्स हैं, यही सब होनी चाहिए। सी जब तक आप उस ग्राइंड से नहीं गुजरोगे, जब तक उस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, ओके, तब तक क्या है कि वो चीज आपके यहाँ इंटरनली इंटरनलाइज नहीं होगी। मान लीजिए मैं कोई चीज पढ़ता हूँ और मैं उसको पढ़ के अपने शब्दों के अंदर लिख देता हूँ, तो वो चीज मैंने इंटरनलाइज किया। अब आप जब उस चीज को पढ़ रहे हो, मेरी लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हो, तो आप क्या कि सिर्फ उसके रिडैक्टेड वर्जन पढ़ रहे हो। एंड इफ यू रिलाई ओनली ऑन दैट, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो यहाँ से 100 से स्टार्ट हुआ था, मैंने लिख लिखा के 80 किया, 80% जो है मेरे उसके अंदर आया, आपके लिए तो वो 80 ही यूनिवर्स है। तो वो जब आपसे रिटेन कर कर आके आएगा तो फर्दर डाउन उसका होगा 60% ही जो है ओरिजिनल उसका रहेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि यू शुड गो थ्रू द प्रोसेस, स्टडी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। कोई भी चीज होती है, कुछ होता है, मल्टीपल जगह से उसको देखो, इशू को टोटलिटी में आप समझो, तब जाके आपको, और अपने शब्दों में लिख दो, तब जाके आपका बेटर होता है। रविंद्र पूछ रहे हैं सर आपकी बुक के बारे में बताइए। अच्छा, तो ये मैंने इकोनॉमिक्स की बुक लिखी है, प्राइमरी इंटेंडेड फॉर जीएस इकोनॉमिक्स, बट ये ऑप्शनल इकोनॉमिक्स भी अच्छे से कवर करती है, राइट? आई मीन नॉट एंटायरली बट करती है। इसके अंदर द बुक आई हैव रिटन इज फॉर समबडी जिसका इकोनॉमिक्स के अंदर कोई प्रायर बैकग्राउंड नहीं है, जिसको कुछ गणित वणित समझ में नहीं आती, एकदम बेसिक तरीके से ये बुक लिखी है। और इसके अंदर जो आपकी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ओके, उनको प्लस जो आपकी इंडियन इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी इज लाइक कहानी, उस कहानी के अलग अलग आपको सीरीज देखोगे, जैसे आप रिंग्स ऑफ पावर देख रहे हो, तो रिंग्स ऑफ पावर के अंदर एक वो न्यूमेनोर वाली कहानी चल रही है, एक एल्स की कहानी चलती है, एक डॉर्व्स की कहानी चलती है, सौरॉन की अलग कहानी चलती है, राइट? सो इंडियन इकोनॉमी है, उसके अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जीडीपी ग्रोथ होगी, इन्फ्लेशन होगा, फाइनेंशियल सेक्टर अलग कर रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट अलग कर रहा होगा, आपका एक्सटर्नल अकाउंट अलग कर रहा होगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट, एफडीआई अलग कर रहा होगा, फिर आपका फिस्कल डेफिसिट अलग कर रहा होगा, करेंसी का अलग माहौल चल रहा होगा, ओके। तो आपकी इंडियन इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स के अंदर क्या 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 चल रहा है वो पूरा कहानी की तरह समझाया है। प्लस आपके जो सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपके फंडामेंटल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, मेंस के अंदर आपकी कहानी वाला पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, तो उनको मैंने बड़े अच्छे से समझाया एकदम बेसिक लैंग्वेज में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई एम टॉकिंग एंड टीचिंग यू, जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं और बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स को लेके। आई मीन जैसे फॉर इंस्टेंस आपका ये है कि जैसे इफ यू सी दिस, कि ये हिंदी में बुक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, अमेजोन पे आपको सब मिल जाएंगे, कि करंट अकाउंट डेफिसिट से, यदि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है तो आपका रुपी डेप्रिशिएट क्यों होता है, ओके। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है और फिर आपका मान लो कैपिटल अकाउंट सरप्लस के अंदर आ जाता है, तो रुपी को वो डिफेंड कैसे करता है? यदि आपका जो है मान लीजिए करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, कैपिटल अकाउंट भी आपका उसको कवर नहीं कर पा रहा, आरबीआई के एफएक्स रिजर्व्स भी आपके खत्म हो गए, तो फिर क्या होगा? फिर आएगी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस, जैसा अभी श्रीलंका के अंदर हुआ था, पाकिस्तान के अंदर हुआ था, इस तरह की चीजें। सो
बड़े बेसिक तरीके से मैंने ये समझाया। आपको लगे बुक पढ़ के एक्चुअली समझ में आएगा कि आरबीआई कैसे काम कर रही है। आपको ये बुक पढ़ के एक्चुअली समझ में आएगा कि यूएस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उनकी वो कुछ करती है तो हमारी आरबीआई को कुछ क्यों करना पड़ता है। अभी जैसे रिसेंटली यूएस की सेंट्रल बैंक ने वहाँ अपनी इंटरेस्ट रेट्स घटाई हैं 50 बेसिस पॉइंट, अब आरबीआई को भी घटानी पड़ेगी। क्यों नहीं घटाएगा तो क्या हो जाएगा? ओके, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ानी होती है? अभी कोविड के टाइम पे इंटरेस्ट रेट घटाई, क्यों घटाई? प्लस जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग क्यों की आरबीआई ने? इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं, राइट, जो चीजें आप डे टू डे इकोनॉमिक लाइफ के अंदर देखते रहते हो, जो डे टू डे आप अखबारों में पढ़ते रहते हो मगर आपको कभी समझ में नहीं आती प्रॉपर्ली, उन चीजों को समझाने के लिए मैंने ये बुक लिखी है। एंड Amazon पे you will find it. Just search for Gaurav Agrawal Indian economy or whatever, you will find it. उसके बाद में इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कहाँ पर मिलेगी रविंद्र? Amazon पे आराम से मिल जाएगी, या दिल्ली के अंदर आपके बुक स्टोर्स पे मिल जाएगी। आपकी बुक से सब इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा ना सर? तो यार देखो, ये जो मैंने बुक लिखी है बेसिकली पिछले 6-7 साल के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे उनमें पहले मैंने देखा कि क्या क्या टॉपिक्स आपके फ्रीक्वेंटली कवर होते हैं। आपके ना क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके एवरग्रीन स्टैटिक टाइप्स के क्वेश्चन, दूसरे होते हैं आपके करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन। अब आप क्या होगा कि यदि करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस को 6 साल पहले जो करंट अफेयर्स में था उसको आज की तैयारी करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो 6 साल पहले रेलिवेंट था, आज के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन होंगे ना वो आप कभी किसी बुक से तैयार नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बुक तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिखी होती है। तो जब से बुक लिखी तब से लेके एग्जाम की डेट के करंट अफेयर्स तो बुक कवर कर ही नहीं सकती। ओके, तो आपका करंट अफेयर टाइप से जो क्वेश्चंस है वो आप कभी बुक से कवर नहीं कर पाओगे। उनके फंडामेंटल्स आप बुक से समझ सकते हो, उन चीजों को समझने के लिए क्या जरूरी है वो आप बुक से समझ सकते हो, लेकिन वो करंट अफेयर्स तो आपको न्यूज़पेपर्स और उन सब से ही, आपके इंटरनेट वगैरह से कवर होंगे। सेकेंड आता है आपका स्टैटिक वाला पार्ट विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, जैसे प्रीलिम्स में इकोनॉमी से अधिकतर क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं, मेंस के अंदर इकोनॉमी के अधिकतर क्वेश्चन स्टैटिक टाइप्स के होते हैं, तो उनको आप जो है डेफिनेटली एक अच्छी बुक से पढ़ सकते हो। ओके, वो चीजें आपको मेरी बुक के अंदर मिल सकती है। मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करूंगा कि अभी जो इस साल जो मेंस हुआ है अभी कुछ दिन पहले, उसका मेरे जो है बुक के अंदर 100% कवरेज है, क्योंकि जब मैंने बुक लिखी थी जनवरी वगैरह के अंदर फिनिश हुई थी, जैन से लेके अभी तक की करंट अफेयर्स तो आई कैन नॉट इवन कवर इन दैट। ओके, तो ये आपको किसी भी बुक के अंदर मिलेगा, बट आपके जो फंडामेंटल्स होते हैं सब्जेक्ट के, इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी। इनफैक्ट अभी तो मैं क्या है कि मैं जस्ट कुछ वीडियोस भी शूट कर रहा हूँ जो इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट जो अभी आया था उसके एक्सप्लेन करते हुए जो है मैं कुछ वीडियोस भी बना रहा हूँ, वो भी जो है टाइम आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट है सर, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्लीज रिप्लाई। ये देखो मैं काफी बार बता चुका हूँ सलोनी, एंड आप मेरे ब्लॉग के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जो है कैसे न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग लिखनी चाहिए। आपने कोचिंग नोट्स यूज किए थे, ये बता दिया। Anonymous ABCD, you had a double-digit rank in JEE Advanced. How did things such a downturn at IIT Kanpur? JEE Advanced में हमारे टाइम पे ये उसका नोमेनक्लेचर अलग था। हमारे टाइम पे JEE प्रीलिम्स कहते थे और मेंस कहते थे। तो मेंस वाला था मतलब जो फाइनल आज की तारीख में जिसे एडवांस कहते हैं, उसमें मेरी 45 रैंक थी। मैं स्कूल में हमेशा टॉपर रहा था, JEE के अंदर 45 रैंक इज अ डैम गुड रैंक। उसके बाद में बट क्या है कि इस चीज़ से अल्टीमेटली मेरे अंदर एरोगेंस आ गई कि मुझे ये लगने लग गया कि पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो पैदाइशी, हम तो बॉर्न जीनियस हैं। पढ़ाई लिखाई तो उन लोगों के लिए होती है जो कि कम दिमाग वाले होते हैं। तो इस तरह की भावना मेरे अंदर आ गई थी, मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था, राइट। अब आप जैसे देखो, और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप देखो रोहित शर्मा रिमेंबर लाइक 2007 के अंदर डेब्यू किया था, उसके बाद शुरू के 5-6 साल बड़ा इनकंसिस्टेंट था। ओके, टैलेंट हमेशा था, सारे कमेंटेटर सारे प्लेयर्स यही कहते रहते थे, इज वेरी टैलेंटेड। बाबू उस टैलेंट का करोगे क्या, 4 डालोगे क्या? फिर फाइनली रोहित शर्मा ने अपने आप को अप्लाई किया, मेहनत की, डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ में, देन यू सी कि रोहित शर्मा 2014 ऑनवर्ड्स किस तरह से बूम किया, एंड टुडे लाइक ही इज द बेस्ट प्लेयर। ओके,
सिमिलरली मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे आईटी कानपुर के अंदर गया था, तो मेरे अंदर इस तरह की एरोगेंस आ गई थी, वहाँ कल्चर भी इस तरह से था, मैं भी इसी तरह से था कि भाई पढ़ने लिखने की अपने को क्या जरूरत है। ओके, एंड फिर नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में आई थिंक मेरी सीजीपी थी 8.6, सेकेंड ईयर में हुई 6.8, फिर मैंने सोचा अब और क्या गिरेंगे, तो थर्ड ईयर में होगी 3.6, 3.6 भी इसलिए कि हमारे यहाँ फेल होने पे 2 पॉइंट्स मिलते थे, यदि फेल होने पे बाकी आईआईटीज की तरह 0 मिलते तो मेरी होती 1.7। फिर जब मेरी फेल वेल हुआ, मैं डिग्री वगैरह एक्सटेंड हुई, मतलब फिर तो खूब ये सारी चीजें आई रियलाइज समवेयर डाउन द मिडल कि यार गड़बड़ हो रहा है और इसलिए गड़बड़ हो रहा है, लेकिन इट वाज टू लेट टू इम्प्रूव। फिर जब मैं आईआईएम के अंदर गया तो वहाँ पे फिर मैंने मेरे सारे के सारे बेसिक्स सही रखे, जो मम्मी पापा दादा दादी कहते रहते ना, सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, नाश्ता करो, क्लासे वगैरह जाओ, ये सारी चीजें सही होती हैं। प्रॉपर अपना जो है डिसिप्लिन रखो। इवन राइट नाउ इन लाइफ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। इज वेरी इजी कि आप अपना लाइफस्टाइल खराब कर लो। ओके, इट्स वेरी इजी कि आप रोज जो है बाहर पार्टीज में जाते रहो, रेस्टोरेंट्स जाते रहो, पीते पाते रहो, और जो है लाइफस्टाइल पूरा की पूरा खराब कर लो। बट द यू नो आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद आपकी हेल्थ कैसी होगी वो डिटरमिन ये इस चीज के ऊपर बेस्ड होगा कि आज की तारीख में आप कितने डिसिप्लिन हो। वेदर यू आर वर्किंग आउट, आप जो है आप खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो, आप जो है प्रॉपर रनिंग या वर्कआउट वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप आपकी डाइट सही रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, हाउ डिसिप्लिन यू आर। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। अरे बहुत आगे निकल गए एकदम से। और ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, एक एक क्वेश्चन को तो अपन आंसर कर ही नहीं पाएंगे, 1 घंटा भी हो गया बोलते बोलते। नाउ विल जस्ट टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। विजय बोल रहे हैं, विजय अभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, डर लग रहा है थोड़ा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है, मेरा 25 वाला मेरा थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है, प्रीवियस 2 अटेम्प्ट में प्री क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करना है। देखो विजय ऐसा है कि आपको ना सबसे पहले आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ओके, कि आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। ओके, कि इज इट बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना, कि यार सारी चीजें, नॉट एवरीबडी इज मेड फॉर एवरीथिंग। कोहली क्रिकेट खेल सकता है, हम लोग नहीं खेल सकते, हम उतने अच्छे नहीं है। अभी मान लो इस एग्जाम के अंदर होता है कि जो जितना अच्छा नाचेगा वो उसकी उतनी अच्छी रैंक आएगी, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता, राइट। आई मीन एक सर्टेन एप्टीट्यूड होता है विजय, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ओके, आपको देखना है कि आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं एकेडमिक्स के लिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत सारी चीजें करने के लिए, कहीं कोई कोई किसी चीज से कोई इंफीरियर नहीं। एंड ये क्वेश्चन कि मैं अब थर्ड अटेम्प्ट दूं कि नहीं दूं, ये सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिटरमिन करता है कि विजय आर यू एब्सोल्युटली क्लियर कि आपने पहले 2 अटेम्प्ट में क्या गलती की। ओके, आई मीन यू हैव टू ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एंड इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू एडमिट इवन इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ कि हाँ मैंने गलती की और मैंने ये गलती की, बिकॉज ऑल ऑफ अस want to be perfect, all of us see ourselves as the most perfect version। ओके, हम में से कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा कि जो है मेरे अंदर ये गलती है, मैं इस चीज में कमजोर हूँ एंड ऑल दैट थिंग, राइट। सो विजय आपको ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ में, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पिछले साल आपने क्या गलतियां की, ऑब्वियसली गलतियां की, दैट इज वाई सिलेक्शन नहीं। यदि जो गलतियां की हैं उनको आपको लगता है कि हाँ आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मैंने ये गलती की, जैसे मेरे को पता था कि मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी गलती की थी जिसकी वजह से मेरी रैंक पीछे रह गई थी, वो थी मैंने आंसर राइटिंग गड़बड़ कर दी थी। तो मैंने नेक्स्ट ईयर सिर्फ 80% मैंने आपको बताया ना आंसर राइटिंग पे फोकस किया। उसी तरीके से आपको जो है देखना पड़ेगा आपने क्या गलतियां की। यदि आप जैसे ऐसे क्वेश्चंस आए जो आपने पढ़े ही नहीं थे जिनके, तो राइट, तो देन यू नीड टू इंक्रीज योर विड्थ। यदि क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको मे बी 1-2 ऑप्शंस क्लियर थे, बाकी ऑप्शंस क्लियर नहीं हो रहे थे, देन यू नीड टू इंक्रीज योर डेप्थ, आपको बेटर स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो यू नीड टू नो कि कौन से टॉपिक्स में आप कमजोर रहे, क्या रीजन रहा उस कमजोर होने का, वेदर यू कैन इंप्रूव दैट और नॉट। इफ यू कैन नॉट, डोंट गो फॉर इट, इफ यू कैन, गो फॉर द नेक्स्ट। वेरी वेरी क्लियर, एंड यू विल हैव टू बी लाइक वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। नेक्स्ट है विल जस्ट टेक अ कपल मोर क्वेश्चंस। अब तो मैं बोलते बोलते भी थक गया।
Nikhil is asking, sir, how to prepare with corporate job? Is it possible to crack it with it? Of course, it is possible. है ना? But of course, I am not going to lie, it's going to be more difficult. क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ फुल टाइम जॉब. ओके, आप 2 फुल टाइम जॉब कर सकते हो क्या? कुछ लोग कर सकते हैं. मून लाइटिंग इसी को कहते हैं. कुछ लोग नहीं कर सकते. ऑब्वियसली इट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट. मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने भी किया था जब मैं जॉब के अंदर था, हांगकांग के अंदर था. मैं क्रिकेट खेल रहा था. कैच करते हुए जो है बॉल यहाँ पे लगी थी उंगली में, मेरी उंगली फ्रैक्चर हुई थी, मेरी सर्जरी हुई थी. 2-3 महीने के लिए मैं ग्राउंडेड था. मैं किताबें उठा के पढ़ने लग गया. ओके, धीरे धीरे 2-3 महीने पढ़ते 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 आई रियलाइज कि मेरे को पढ़ने में ज़्यादा मजा आ रहा है बजाय मेरे जॉब के. इनफैक्ट एक पॉइंट क्लियरली आई रिमेम्बर, मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ट्रेड लगाया हुआ था. ओके, और मेरा उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को इस बात में था. आई वॉज मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं घर जाऊँ, घर जाके जो है एनसीईआरटी की किताब पढूं ज्योग्राफी की, जिससे मेरे को ये पता लगे कि भारत में मानसून कैसे आता है. ओके, तो दैट वाज द पॉइंट वेयर इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर टू मी कि मेरे को अब इसकी तैयारी करनी है. एंड दैट इज यू नो द वे वेयर यू डिसाइड. लाइक कभी एकदम से डोंट टेक एनी भावनात्मक इमोशनल फैसले. बी वेरी कैलकुलेटेड एंड चीज़ों को देखो. जैसे मैंने ऑप्शन भी कैसे पिक करना है कहा कि आप 2 महीने आप किताबें पढ़ो पेपर 1 की. यदि पढ़ पा रहे हो, अच्छे से अच्छी लग रही है, इफ यू आर बीइंग एबल टू गिव दोस आवर्स, देन वो ऑप्शन लो, अदरवाइज नहीं. आई विल जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड इट. Did you prepare alone or with peer group? Is it possible to prepare alone and crack it? Mostly मैंने अकेले ही तैयारी की थी. मैं तो इनफैक्ट जो है मैंने मेरा मोबाइल भी जो है मैं घर पे रह के तैयारी करता था. दिल्ली में भी जब मैं कोचिंग करता था तो भी मेरी गुड़गांव में मेरी सिस्टर रहती थी, उसके यहाँ रह के पढ़ता था. उसके बाद में जो है फिर मैं जयपुर आ गया था. जयपुर में तो मैंने मेरा मोबाइल जो है मेरी मम्मी को दे दिया था, जिससे कोई मेरे को फ़ोन करके डिस्टर्ब भी ना करे. बट जो है इसका मतलब ये नहीं था कि मैं सारी चीज़ों से एकदम आइसोलेटेड था. स्टिल आई यूज्ड टू टैप इनटू वेरियस फोरम्स. उस समय एक ऑर्कुट की कम्युनिटी चलती थी, इंटरव्यू प्रेप फॉर आईएएस. दैट वाज लाइक बोथ इट सर्व्ड बोथ पर्पसेस. एक तो लाइक लेट ऑफ होता है ना कि थोड़ा मस्ती उसके ऊपर होती थी, थोड़ा इस तरह से एक लाइट माहौल रहता था. एंड सेकेंड थिंग वाज कि उससे पता लगता रहता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. तो यू विल हैव टू बी वेरी, इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस. आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए क्या वर्क करता है. इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस, क्योंकि कई सारे पीयर ग्रुप के अंदर टाइम वेस्ट भी होता है. ओके, पीयर ग्रुप यदि बनाओ तो सीरियस लोगों के साथ बनाओ जो कि कुछ कंट्रीब्यूट करें. आप भी उनको कंट्रीब्यूट करो, वो भी आपको कंट्रीब्यूट करें. ऐसे मत बनाओगे जहाँ सिर्फ अपना टाइम वेस्ट हो रहा हो. ओके, और दैट इज लाइक यू नीड टू हैव योर ओन खुद का स्पेस भी होना चाहिए. लाइक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी योर अप टू यू कि कब आप टैप करते हो आपके पीयर ग्रुप के अंदर और कनेक्ट करते हो. यू शुड नॉट बी योर पीयर ग्रुप शुड नॉट डिक्टेट यू. यू शुड सेट बाउंड्रीज फॉर योर पीयर ग्रुप. अब देखो ऐसा है, अब सवाल तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, बहुत सारे सवालों का अपन आंसर कर नहीं पाएंगे, तो जो है यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं. और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो है यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर माय टेलीग्राम ग्रुप पेज बना रखा है, उसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो. 1 ईयर सफिशिएंट फॉर यूपीएससी? ऑफ कोर्स क्रांति, 1 ईयर सफिशिएंट है. यूपीएससी इज नॉट लाइक अ पंचवर्षीय योजना. ओके, दिक्कत कहाँ आती है? अब तो फाइनल प्लान भी बंद हो गए हैं. दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ पर ना आपका बेसिकली जब हम कोचिंग्स के ऊपर रिलाई करते हैं, आप कोचिंग करोगे 6-8 महीने कोचिंग वाला ले लेगा दिन के 8-8 घंटे, फिर आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे नहीं. जब तक आपको रियलाइज होगा पहला अटेम्प्ट निकल जाएगा, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन होगा. ओके, लेकिन यदि आप पहले ही रियलाइज कर लेते हो कि कोचिंग से ज़्यादा कुछ बैठना नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है. कोचिंग तो सिर्फ आपको थोड़ा बेस बना सकती है, उसके अलावा सेल्फ स्टडी भी करनी है. PYQs आ रहे हो नॉर्थ स्टार, तो ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट ईयर में भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा. दैट इज इट. बाकी जो कोई क्वेरीज हैं आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर आराम से कनेक्ट कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्या था, एक सेकेंड. टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स विद गौरव, और उसका आईडी क्या है, इकोनॉमिक्स विद गौरव. वेरी सिंपल, विदाउट एनी स्पेस, इकोनॉमिक्स विद गौरव. मैं चैट में मैं लिख देता हूँ इकोनॉमिक्स विद गौरव. ये है टेलीग्राम वाला. और बुक जो है मेरी
उसका भी लिंक मैं आपको देता हूँ इन केस यू माइट वांट टू चेक इट आउट। ये जो है ये बुक का लिंक है। समाओ कैरेक्टर ज्यादा हो गया एक सेकेंड। यस ये है बुक का लिंक। ओके चलिए बाय, टेक केयर गाइस, हैव फन।